सारे तुम लोग 99 परसेंटाइल से ऊपर वाले बच्चे हो। कभी कभी होता है कि कोई नहीं रहता तो दुकान पर मुझे बैठना पड़ता है, मतलब कभी जाता हूँ तो पापा मुझे देखते हैं तो फिर कभी कभी गुस्सा करते हैं कि तुम क्यों बैठते हो, तुम्हें यहाँ नहीं बैठा, तुम्हारा ये जगह बिल्कुल है भी नहीं, बिल्कुल तुम्हारा जगह बहुत ऊपर है और ऊंचाई पे जाना है, और उस ऊंचाई में हेल्प कर रहा है मेंटर एडमिशन। बट मेरा एडमिशन के टाइम बस 1 रुपया लगा था। चलो, तो मेरे लिए ये शॉकिंग था कि 1 रुपये में 99 परसेंटाइल, मतलब 100 में 1 रुपये कम रह गया शायद। 1 रुपये नहीं देता तो वो भी नहीं, 100 परसेंटाइल आ जाता। yes, तो बच्चों, तुम लोग का जेई मेन का रिजल्ट आया है आज, है ना? और बहुत खुशी हुई तुम लोग को एक साथ देख के कि सारे तुम लोग 99 परसेंटाइल से ऊपर वाले बच्चे हो। और सबसे पहले तुम सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि तुम लोगों ने जो मेहनत की है 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, वो मेहनत में रंग लाई है। लेकिन मेरे ख्याल से दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, क्योंकि तुमने सेशन 1 ही दिया है अभी, है ना? और अच्छा कर लिया तुमने। तो अब बेसिक फोकस तुम लोग का जेई एडवांस पे रहना चाहिए, जो हमने प्लानिंग की जेई एडवांस की, जो तुम्हें रूटीन दिया गया है, जो प्रैक्टिस सेशन है, उसको सीरियसली करना है। और जेई मेन देके तुम्हें एक पता भी चला कहाँ कहाँ कमियां रह गई हैं, है ना? तो उसको फटाफट इम्प्रूव कर लेना है। उसका टाइम फ्रेम मैक्सिमम 15-20 डेज का होना चाहिए, जो तुम्हारे वीकनेस को दूर करना है। और बाकी फिर खूब सारी प्रैक्टिस पे लगना है एडवांस पे, क्योंकि मेन और एडवांस में डिफरेंस है, ठीक है ना? तो अब उस डिफरेंस को तुम लोग ऑलरेडी जानते हो, उसके हिसाब से फिर प्रिपेयर करना है। थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं ताकि तुम लोग से जो बातें होंगी उस बातों से जो तुम्हारे जूनियर हैं, है ना, जो 11th में हैं, जो अभी 12th में जाएंगे या 10th वाले 11th में जाएंगे, उन सब के एनुअल एग्जाम के मूड में होंगे, तो उनको भी थोड़ा एक आइडिया लगे कि तुम्हारी जर्नी कैसे रही, है ना? तुम में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो 8th 9th से पढ़ाई कर रहे हैं मेंटर्स में? तो तुम ही दोनों से स्टार्ट करता हूँ, है ना? तुम अर्ली जो तुमने स्टार्ट किया प्रिपरेशन, है ना, उसका क्या एडवांटेज मिला? नाम बताओ तुम। सर, माय नेम इज स्नेहिल राज। तो स्नेहिल बताओ, जो अर्ली स्टार्ट किया तुमने प्रिपरेशन, उसका क्या एडवांटेज मिला तुम्हें? सर, बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मिला, क्योंकि जो हमारे 8, 9, 10 के टीचर्स थे, उन्होंने जो 10th और 11th के बीच का जो गैप है, उस गैप को फिल करने में हमारी बहुत मदद की। जैसे मैंने सुना है बहुत लोगों की 10th और 11th में जो गैप होता है उसमें उन्हें दिक्कत होता है कोप अप करने में, तो हमारे लिए वो दिक्कत थोड़ी बहुत कम हो गई थी, और बहुत हद तक कम हो गई थी। तुम्हारा क्या नाम है? उपम कुमार। तो उपम, तुम बताओ कि जैसे तुमने अगर अर्ली स्टार्ट किया तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं, और बच्चों जो अभी क्लास 7th में है, 8th में जाएंगे या 6 से 7, उनको क्या तुम बोलना चाहोगे? अर्ली स्टार्ट करने का एडवांटेज तो हमेशा होता ही है। टीचर्स लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा कराते हैं 8th क्लास से ही, जिससे कि 11th में आके कुछ ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होता है, कि मतलब अचानक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हमारे पहले से समझे हुए रहते हैं, बस उनको ब्रशअप हो जाता है, जिससे हमें काफ़ी एडवांटेज मिलता है। चलो, सो अर्ली स्टार्ट इज वेरी रिक्वायर्ड। उससे कम से कम जो तुम्हारा 10th के बाद 11th का जो जंप है, स्पेशली हम थियोरेटिकल क्वेश्चन से न्यूमेरिकल में जो जाते हैं, वो ट्रांजिशन थोड़ा स्मूथ हो जाता है। चल, तुम ये बताओ, तुम में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने मेंटर्स में फ्री एजुकेशन जिनको मिला है? 1 2 3 4 को फ्री एजुकेशन मिला। तो तुम अपने बारे में बताओ, हाउ योर जर्नी स्टार्टेड विद मेंटर्स, क्या तुम कहाँ करने वाले हो, फैमिली बैकग्राउंड क्या है? सर, माय नेम इज़ सौरभ कुमार, और मैं सर सहरसा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और मेरे पापा जो हैं, एक दुकान है, मतलब इलेक्ट्रिक शॉप जो होता है वो है। अच्छा। और मेरी मदर हाउसवाइफ है, और उनके लिए सबसे अच्छा बात लगता है कि वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट ना करके वो अपने बच्चे में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ। वो अपने बच्चों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली मैं जब प्रैक्टिकल्स, बोर्ड का जो प्रैक्टिकल होता है वो देने गया था, तो मेरा छोटा भाई भी आया था, तो हम दोनों को बैठा के समझा रहे थे कि देखो, जब मेरा टाइम था तो मुझे पढ़ना था, लेकिन तभी उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, तो मैं पढ़ नहीं पाया। लेकिन मैं वो चीज़ समझता हूँ, तो तुम लोग को ये दिक्कत फेस ना हो। और समाज में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि अभी तुम लोग बच्चे हो तो तुम्हें समझ नहीं आएगा अभी वो सब चीज़, वो मैं फेस कर चुका हूँ। तो मैंने चाहता हूँ कि वो तुम्हारे साथ हो, इसलिए मैं चाहता तो कि मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके मैं अपना लाइफ जीता। बिल्कुल। लेकिन मेरा इन्वेस्ट जो है वो तुम लोगों में हो रहा है, और उस इन्वेस्ट के बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम अपना लाइफ अच्छा करके करो, तुम्हारी वो सफलता चाहिए। यस सर।
चलो ये बहुत बड़ी बात है। जनरली जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों को खासकर मैंने देखा है, बच्चों को ये लगता है कि हमारे ऊपर जबरदस्ती किया जा रहा है, पेरेंट्स प्रेशर दे रहे हैं, है ना, और एक माहौल भी बनाया हुआ है कि बच्चों को प्रेशर नहीं देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है पेरेंट का वो प्रेशर अपने लिए नहीं है, वो अपने बच्चों के लिए होता है कि नहीं हम अपने बच्चों को कम से कम एक सही डायरेक्शन दिखाएं। यस सर। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि पेरेंट जो है वो बच्चों में अपनी लाइफ को ढूंढते हैं या बच्चों में अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। पेरेंट का वो नहीं है, उनको तो जो करना है लाइफ में अचीव कर लिया उन्होंने, और वो मेन मकसद होता है कि नहीं बच्चों को वो कष्ट न झेलना पड़े। जैसे तुम्हारे फादर इलेक्ट्रिकल शॉप है, वो नहीं चाहते कि बेटा मेरा इलेक्ट्रिकल शॉप ओपन करे, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने, ये उनका शायद ड्रीम रहा। सर जैसे मैं अभी घर पे भी जाता हूँ तो कभी कभी पापा बाहर जाते हैं, तो कभी कभी होता है कि कोई नहीं रहता तो दुकान पे मुझे बैठना पड़ता है। मतलब कभी जाता हूँ तो पापा मुझे देखते हैं तो फिर कभी कभी गुस्सा करते हैं कि तुम क्यों बैठते हो, तुम्हें यहाँ नहीं बैठा, तुम्हारा ये जगह बिल्कुल है भी नहीं, बिल्कुल तुम्हारा जगह बहुत ऊपर है और ऊंचाई पे जाना है, और उस ऊंचाई में हेल्प कर रहा है मेंटर एडू सर। नहीं बिल्कुल, और तुमने जैसे बताया कि फैमिली बैकग्राउंड तुम्हारी अच्छी बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो मेंटर्स में फ्री एजुकेशन से काफ़ी राहत तुम्हारे पापा को भी मिला होगा। यस सर, मैं आया था सर, मीटर का एग्ज़ाम दे के आया था तो उसमें स्टेट रैंक 18 था। और उसके बाद मतलब मैं कभी सोचा नहीं था कि स्कॉलरशिप होता है कि स्कॉलरशिप मिलता है, लेकिन फिर भी उसमें 1 लाख 1.5 लाख के आसपास लग ही जाता है रुपये पढ़ने में। बट मेरा एडमिशन के टाइम बस 1 रुपया लगा था। चलो, तो मेरे लिए ये शॉकिंग था कि 1 रुपये में कैसे 99 परसेंटाइल, मतलब 100 में 1 रुपये कम रह गया शायद। 1 रुपये नहीं देता तो वो भी नहीं, 100 परसेंटाइल आ जाता। यस चलो 1 रुपये उतना कल रिफंड करेंगे और 100 परसेंटाइल लागना है नेक्स्ट। ओके सर, ठीक है ना। यस। चलो तुम बताओ अपने बारे में, पापा क्या करते हैं, तुम कैसे पहुंचे यहाँ तक की जर्नी बताओ थोड़ा, इससे बच्चों को समझ में आएगी कैसे उनको पढ़ना चाहिए। मेरा नाम सोनू कुमार है। मैं मतलब 10th के बाद यहाँ ऐसे मैंने मीटर का एग्ज़ाम तो नहीं दिया था, मेरे बोर्ड्स के मार्क्स के अकॉर्डिंग मेरा एडमिशन यहाँ हुआ था, अचीवर बैच में हुआ था, और मैं बिहार बोर्ड से बिलोंग करता हूँ। स्टार्टिंग से मतलब होता है क्या कि स्टार्टिंग का 3 महीना जो फेज़ होता है वो प्रॉब्लम वाला फेज़ होता है स्टूडेंट, जेई के स्टूडेंट के लिए। वो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का वही 3 महीना होता है। उसके बाद जो लड़का कोप अप कर लेता है उसके बाद वो मानिए उसका अगर उसको प्रॉपर गाइडेंस, मैंने हिम्मत नहीं हारना है। हाँ, उसको प्रॉपर गाइडेंस अगर मिला हुआ है तो आराम से वो कर लेगा। हाँ। उसका 100 भी आ सकता है परसेंटाइल। हम लोग का थोड़ा सा छूट गया था, वो नहीं वो अगली बार हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा। फादर क्या करते हैं तुम्हारे? मेरे पिताजी का पान का दुकान है। अच्छा, पान का दुकान है। यस सर। चलो, और यहाँ कितनी फीस दी तुमने मेंटर्स में? मेरा सिर्फ एडमिशन के टाइम में मतलब 20,000 लगा था। 20,000 में 2 साल से पढ़ लिया तुमने? 2 साल। तो ये भी तो एक बड़ा हेल्प है तुम्हारे लिए। हेल्प तो मिला था। चलो अच्छी बात है, ये अच्छा है कि तुम लोग पढ़ के स्कॉलरशिप जो ले रहे हो तो उसमें मेंटर्स की कंट्रीब्यूशन तो है, लेकिन तुम लोग की क्षमता भी है ना। बोलते हैं ना कि नथिंग इज फ्री, योर फ्रीडम इज नॉट फ्री, या जो भी तुम्हें मिल रहा है वो तुम्हारी काबिलियत की वजह से मिल रहा है। तो ये अच्छा है कि तुम लोग एक साधारण परिवार से हो, लेकिन तुमने हम लोग को सही जगह मिल गया, मेंटर्स एक प्रॉपर वे हम लोग को दिखा दिया जीवन में, मतलब आगे कैसे करना है। सही जगह मैं 10th में पता नहीं था, मेरे सर मेरे को बताया था, यहाँ आया मेरे को कुछ आइडिया नहीं लगा था, लेकिन मेरे को भगवान की कृपा से बहुत सही जगह मिल गया था। नहीं और अच्छा आगे करोगे, अपने परिवार का नाम रोशन करोगे, और जो तुम्हारे पिताजी है वो पान के दुकान में बैठ रहे, कम से कम उनकी एक लाइफ चेंज हो जाएगी। यस, है ना। तो ये मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, काफ़ी सारे पॉडकास्ट में बोला है, काफ़ी सारे सेमिनार में मैं बोलता हूँ कि पॉवर्टी शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज, इट शुड बी एन एटीट्यूड, कि हाँ मैं हूँ कमज़ोर लेकिन कमज़ोर रहूँगा नहीं। एक शायरी भी है, ये गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना बिल्कुल, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है और गरीब मर जाना गुनाह है। बिल्कुल, क्योंकि सब में भगवान ने क्षमता दी है, और पेरेंट्स का भी सपोर्ट है तुम लोगों को, जैसा इसने बताया, तुमने बताया कि वो चाहते कि नहीं इन्वेस्ट हम बच्चों में करेंगे, चाहते तो इलेक्ट्रिकल शॉप को भी बड़ा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट तुम पे किया है, या तुम्हारे फादर भी चाहते तो दुकान पे बैठा सकते थे, लेकिन गांव में उन्होंने ऐसा नहीं किया था। बिल्कुल, बहुत सारे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। ठीक है आशीष, तुम बताओ भाई, कितने परसेंटाइल आए तुम्हारे और कैसे रही तुम्हारी जर्नी? परसेंटाइल मेरे 99.89 है, और मैंने मेंटर्स क्लास 11th में ज्वाइन किया था। मेरे स्कूल में भी एक टेस्ट हुआ था मेंटर्स का, जिसके बाद मुझे मेंटर्स के बारे में पता चला, तो फिर मैंने ऑन स्पॉट टेस्ट दिया था मेंटर्स का, जिसके रिजल्ट पे बेस्ड मेरा एडमिशन हुआ। और क्लास 11th मैंने नॉर्मल बैच में पढ़ाई की थी, देन पूरे 11th के रिजल्ट को एनालाइज करने के बाद मुझे क्लास 12th में अचीवर्स ज्वाइन करने का मौका मिला,
और अचीवर्स ज्वाइन करने का मेरे को बेनिफिट दिखा 1-2 महीने के बाद, जब स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था कि अचीवर्स में जो शेड्यूल फॉलो करते हैं वो सुबह से लेकर शाम तक की हेक्टिक शेड्यूल को फॉलो करना और उसके बाद पढ़ाई कर पाना बहुत मुश्किल होगा, बट 1-2 महीने तक उस चीज़ को फॉलो करने के बाद फिर बॉडी अडेप्टेशन भी स्टार्ट हो जाता है, और फिर जब रिजल्ट इम्प्रूव होता है वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, क्योंकि अगर अब पहले से ज़्यादा मेहनत करने पर अगर आउटपुट भी ज़्यादा मिल रहा है तो उस वक्त फिर मेहनत करने के बाद थकान महसूस नहीं होती उस रिज़ल्ट को देखने के बाद। और फिर पूरे साल तक सिर्फ टीचर्स के गाइडेंस को फॉलो करने के बाद और रेगुलर टेस्ट दिया और उसमें जो भी गलतियाँ हुई उसको एनालाइज किया, इन सब पूरे प्रोसेस के बाद सिर्फ लास्टली रिजल्ट अच्छा हो जाता है। कितने परसेंटाइल है तुम्हारे? 99.89। वेरी गुड। ठीक है आशीष। अब मुझे याद है आशीष, कुछ दिन पहले ही जब तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो गया था तो उसका मैंने तुम्हें बुलाया था इसी रूम में, तो अपनी मदर के साथ आए थे, हम लोग डिस्कस करें तुम्हारी क्या वीकनेस है ना, और तुम उस समय भी हेजिटेट करे तो हॉस्टल में नहीं रहना है। यस सर। मैंने जो अस्थि ड्राइवर भेज के तुम्हें हॉस्टल में बुलाया था, है ना? यस सर। तो वो है जब तुम जैसे ये सारे बच्चे तुम लोग हो हॉस्टल के हो, अचीवर बैच के हो, सबका 99 परसेंटाइल है। तुमने 11th नॉर्मल बैच में किया है, 12th तुम अचीवर में आए हो। तो कोशिश हमारी ये होती है कि एक हम शेड्यूल फॉलो कराएं, है ना, सुबह से शाम तक का, ताकि तुम लोग रूटीन में पढ़ो और उसी का नतीजा है कि तुम आज सब बैठे हो एक साथ और सब 99 परसेंटाइल वाले हो, है ना? तो कभी कभी मैं नहीं समझ में आता है कि लोग मम्मी पापा या टीचर या कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारे साथ क्यों ये ज्यादती कर रहा है, फोर्स क्यों कर रहा है, लेकिन शायद आज तुम्हें उसकी मतलब समझ में आ रहा होगा। और एडवांस तक ये चलेगा अभी प्रैक्टिस, है ना, तो इसको और अच्छे से करेंगे हम लोग। तो खुशी हो रही है? यस सर। बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें जेई मेन में अच्छा परसेंटाइल लाके? क्या परसेंटाइल है तुम्हारे? 99.49 परसेंटाइल है मेरे। और मतलब मेरा नाम वैसे खुशी कुमारी है और मेरा जो स्टार्टअप था वो नवोदय से हुआ था। मतलब जैसे मेरा कोई बेस नहीं था पहले, मुझे क्या करना था क्या नहीं करना था मुझे कुछ नहीं पता था। तो मेरे एक टीचर थे, तो उन्होंने मेरा एडमिशन मतलब उनको लगता था कि मैं एलिजिबल हूँ नवोदय के लिए और उनके हिसाब से वो सबसे बेस्ट जगह था। तो उन्होंने मतलब मेरे लिए अप्लाई किया था और सब कुछ मेरे लिए उन्होंने खुद से अप्लाई किया था, मुझसे कुछ नहीं पूछा था। और फिर फाइनली और मतलब नवोदय का रिज़ल्ट निकला और मैं वहाँ गई। तो वहाँ जाके जो होता है कि मतलब मेरा एक पाथ बनाया गया कि मुझे क्या करना है आगे। मुझे सच में कुछ नहीं पता था कि आईआईटी क्या होता है, मतलब आईआईटी के बारे में कुछ नहीं, आईआईटी मतलब बीटेक है, कुछ भी नहीं पता था। तो मेंटर्स कैसे पहुंचे तुम नवोदय से? हाँ सिर्फ मतलब उसके बाद मतलब मेरे टीचर्स थे तो मतलब बस वो बोले थे कि मुझे पता है तुम आईआईटी में जाने लायक हो और तुम्हें आईआईटी ही करना है। मेरी माँ को भी नहीं पता था कि आईआईटी क्या होता है। तो फिर उसके बाद जब हम 10th से निकले तो फिर मेरे टीचर्स ने कहा कि कोटा जाने की ज़रूरत नहीं है, पटना में ही रहो, अपने घर के पास ही रहो। मेरा घर पटना में ही है और पटना का सबसे बेस्ट मेंटर्स एडोसफ और उसका अचीवर कैंपस, तो वहाँ तुम्हारे लिए मतलब एक परफेक्ट शेड्यूल होगा। तो मतलब मैं फिर वहाँ आई, मतलब मेंटर्स एडोसफ। और जैसे 10th में क्या होता है कि हर एक चीज़ें ईजिली हो जाती है, मतलब उतना एफर्ट नहीं देना पड़ता है, मतलब नॉर्मली मतलब सारे कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाते हैं। तो जब 10 से 11 तक का हमारा जो मतलब होता है तो उस समय थोड़ा सा संभालना पड़ता है खुद को, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है, थोड़ा सा उस समय मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है ताकि हम समझ सके कि जो हमारा 10th और 11th का लेवल जैसे यहाँ होता है तो 11th का लेवल यहाँ होता है। तो उस समय बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब अच्छे से करना पड़ता है। तो उस समय तो मैंने अच्छे से किया था, लेकिन जैसे 11th से 12th में जाने टाइम तो मैं उस बैच में अकेले रह गई थी। तो फिर थोड़ा नर्वसनेस से मतलब मेरे रिसप्लिंग से मेरा बैच चेंज हो गया था। मैं बहुत डरी थी, डगमगाई थी, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, हार नहीं मानना चाहिए। तो फिर से 12th से वही शुरुआत और आखिर 99.49 परसेंटाइल। और ये सारा मतलब जैसे दोनों बैच के टीचर बहुत अच्छे थे, चाहे बैच 1 था या बैच 2 थे, दोनों टीचर बहुत अच्छे थे और सारे टीचर बहुत डेडिकेटेड थे। और मतलब मेरे लिए सब कुछ बहुत अच्छा था, मेंटर्स बहुत अच्छा था। मेंटर्स ने मेरे जो ये परसेंटाइल है इसका हर एक बिट जो होता है वो मेंटर्स के लिए डेडिकेटेड है। चलो थैंक यू। और तुम्हारी सक्सेस और अच्छी होगी। अभी तुम बिहार बोर्ड से हो शायद? हाँ 12th बिहार, तो उससे भी तुम फ्री हो चुकी हो, और अच्छा कर सकती हो क्योंकि पूरा फोकस जेईई एडवांस पे। तुम बताओ बेटा, अपने बारे में बताओ, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, कैसे पहुंचे मेंटर्स? सर जैसे कि मैंने बताया था कि
मेरे पापा एक प्राइवेट जॉब करते हैं सर, और मैं 10th तक अपने ही गांव के बगल में एक स्कूल है वहाँ से पढ़ा। कौन सा गांव है तुम्हारा? मतलब हाजीपुर के थोड़ा आगे है, 10 किलोमीटर आगे एक गांव है, रतनपुरा गांव है मेरा। बिहार बोर्ड से थे तुम? नहीं 10th तक सीबीएसई किया? सीबीएसई से ही किया था सर मैंने। गांव के जो स्कूल होते हैं जो बाहर से एफिलेटेड होते हैं वो समझ एफिलेटेड गया। नहीं थे खुद से, बाहर दरभंगा से एफिलेटेड थे स्कूल, पता नहीं कैसे। तो एग्ज़ाम देने के लिए हमको वहाँ जाना पड़ा था, तो फिर गांव से ही मैंने किया था सीबीएसई 10th तक। उसके बाद कोई प्लान नहीं था कि आगे कहाँ पढ़ना है, क्या करना है। मैंने यही सोचा था कि आगे भी जैसे सही बच्चे 12th करते हैं उसके बाद सोचते हैं कि क्या करेंगे, बट लकीली उसी समय मिंटर्स का मीटर का जो तो तुम भी मीटर के थ्रू आए हो? यस सर, तो वो मीटर का फॉर्म आया था। ये पहले एक छोटा सा एग्जाम हुआ था, उसका फिर स्क्रीनिंग मैसेज, टेस्ट। हाँ स्क्रीन टेस्ट, उसका फिर मैसेज आया था क्या कि आपको Select इस दिन आना है, आपको एग्जाम देना है। तो 2 बार हुआ था, लेकिन मैंने पहले बार ही दे दिया था सर मैंने। तो दिया मैंने और स्टेट रैंक मेरा 50 आया था। तो फिर मिंटर्स में मुझे सब कुछ फ्री मिला और मैं 50,000 बस लगा था प्राइस उस समय स्टार्टिंग में बस। चलो, तो अभी तुम्हारे अच्छे परसेंटाइल आए हैं, अब एडवांस में फोकस करो और अच्छा करो। यस, थैंक यू। तुम बताओ बेटा, क्या परसेंटाइल आया तुम्हारा? मेरा नाम शौर्य राजमनी है और मैं लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे जेई मीन्स फर्स्ट अटैम्प्ट में 99.54 परसेंटाइल आए हैं। और मैंने स्टार्टिंग में जब मुझे पता चला कि आईआईटी क्या होता है, तो फिर उस टाइम मेंटर्स एडुसर्व का एक बार टेस्ट हुआ था हमारे स्कूल में। तो फिर वो फर्स्ट लेवल था और उसके बाद एक सेकंड लेवल के लिए मैं सिलेक्ट हो गया था। तो मेरा तो कुछ मन नहीं था उतना ज़्यादा कि आईआईटी करना है, लेकिन मैं गया था अपने बस फ्रेंड्स के साथ कि मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि चलो आते हैं एग्ज़ाम दे करके। तो फिर मैं भी उनके साथ ऐसे ही घूमते चला गया था एग्ज़ाम देने के लिए। फिर वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ। तो उसके बाद जब 11th में मैं आया तब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ ज्वाइन करूँ। तो फिर मुझे ये याद आया कि फिर मैंने मेंटर्स एडुसर्व में मीटर का टेस्ट दिया था और उसमें मेरा बहुत अच्छा स्कोर था। फिर मुझे ये भी बहुत जगह से ये भी पता चला कि मेंटर्स में पढ़ाई और मतलब जो टीचर्स हैं और जो फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड होती हैं स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे हैं। इससे तो फिर मैंने मेंटर्स एडुसर्व को ज्वाइन किया। स्टार्टिंग 11th में कुछ ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाई नहीं किया था, लेकिन वो फिर 12th में आकर के मुझे 11th और 12th दोनों के लिए साथ में पढ़ना पड़ा, तो ज़्यादा प्रेशर हो गया था। तो वो प्रेशर से मेनली जो क्योंकि कभी कभी ज़्यादा प्रेशर हो जाने की वजह से रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है टेस्ट का। तो उस टाइम सबसे ज़्यादा सपोर्ट होता था पापा का। और पापा का फिर क्योंकि पापा हमेशा मतलब मोटिवेट करते रहते थे मुझे कि ऐसे पढ़ाई करो, ऐसे ही पढ़ाई करो। मतलब क्लास 10th में भी जो मेरा रिज़ल्ट आया है वो पापा के वजह से आया है, क्योंकि पापा ही हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं। ऐसे मोटिवेट करने के लिए तो टीचर्स भी हैं और सारे पेरेंट्स में और गार्जियंस मेरे सब हमेशा सपोर्ट करते हैं मेरा, लेकिन सबसे ज़्यादा पापा का रहा है सपोर्ट। चलो, वेरी गुड। मेनली जो तुम बता रहे हो ना, जैसे क्लास 11th किसी बच्चे का गड़बड़ हो जाता है, और जैसा तुम लोग टॉप परसेंटाइल आने के बाद भी जो तुम लोग बता रहे हो, ये बच्चों को समझना पड़ेगा कि जब क्लास 10 से बच्चे 11th में जाते हैं जिन्होंने 8, 9, 10 से पढ़ाई नहीं की है, तो उनको ये ट्रांजिशन होता है 10th to 11th में। 10th में क्या बेसिक्स पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, न्यूमेरिकल कम होते हैं। 11th में आके वो सब कुछ बढ़ जाता है अचानक। वो ट्रांजिशन काफ़ी बच्चे झेल नहीं पाते, और 2-3 महीने में वो अगर ठीक से कोप अप नहीं कर पाए तो गिव अप कर देते हैं वो। लेकिन अगर वो 3 महीने टिके रहें, डाउट्स पूछ लें, जो भी हेल्प दे रहे हैं हम लोग वो अगर कर ले यूज़, तो वो गिव अप ना करके वो कोप अप करके आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ बच्चों का ऐसा भी होता है कि जैसे तुमने ही बताया कि 11th तुम्हारा गड़बड़ हो गया, कुछ बच्चे 11th गड़बड़ के बाद 12th में पढ़ाई ही छोड़ देते हैं, या लगता है कि नहीं अब हम बोर्ड पे फोकस कर जाते हैं। तो वो भी बच्चों को नहीं करना चाहिए। अगर 11th आपका थोड़ा वीक भी है, लेकिन अगर आप सजग हो जाते हो, आपने सोच लिया कि नहीं ये गलती मुझे 12th में नहीं करनी है, तो 12th में आके आप इम्प्रूव कर सकते हो, 99 परसेंटाइल भी ला सकते हो। मैंने तो ऐसे भी बच्चों को देखा है जिसका 11th गड़बड़ था और 12th में सुधर गया वो, और उसके ऑल इंडिया रैंक 8 भी आया। मतलब सबरीश नाम है एक बच्चे का, उसको मैंने पढ़ाया था, उसका 8th रैंक आया था ऑल इंडिया रैंक IIT JEE में, और उसका 11th गड़बड़ रहा था। तो जिन बच्चों का 11th गड़बड़ भी है वो भी अच्छा कर सकते हैं, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, तुम भी बता रहे हो। और अभी हमने कोर्स भी स्टार्ट किया है उसका, काउंटडाउन कोर्स और मेडिकल काउंटडाउन। तो जिन बच्चों का 11th गड़बड़ है और 12th में अच्छा करना चाहते हैं, हम पूरा
ट्वेल्थ उनको पढ़ाएंगे, 11th का रिवीजन भी कराएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कराएंगे, तो उस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो 11th गड़बड़ हो जाने का मतलब ये नहीं कि 12th खराब ही हो जाएगा, तो 99% यार फिर भी आ सकता है आराम से। तुम बताओ भाई। मेरा नाम सुशांत है और मेरा परसेंटाइल 99.89% आया है। मैं जब पहली बार मेंटर्स में आया था, मीटर के द्वारा ही आया था। अचीवर बैच में मीटर से मेरा सिलेक्शन हुआ। और उस टाइम मतलब पापा की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनका काम 2020 के बाद, लॉकडाउन के बाद बंद हो गया था। फिर भी जब मैंने बोला कि मुझे आईआईटी करना है, तो उन्होंने बाकी सारे काम को छोड़कर सबसे पहले मेरा एडमिशन करवाया यहाँ। और उसके बाद फिर मुझे, जब मैं शुरू आया था तब मुझे नहीं लगा था कि मुझसे हो पाएगा, क्योंकि 10th के बाद मैंने 10th तक कुछ पढ़ाई नहीं की थी आगे की, तो मुझे नहीं लगा था कि हो पाएगा। 10th के बाद काफ़ी बड़ा गैप आ गया था। लेकिन फिर जब मेंटर्स के टीचर ने पढ़ाया, काफ़ी अच्छे से गाइड किया, तब पता चला कि वही जैसा अभी पीछे एक बच्चा बताया था कि 3 महीना तक वो कोप अप करना होता है। तो बस वही 3 महीना तक कोप अप करने के बाद पता चला कि नहीं, हो सकता है, मुझसे भी हो सकता है। और फिर मैंने आगे और पढ़ाई की अच्छे से। काफ़ी बस टीचर्स का बात सुनना होता है, जो वो बोलते हैं वो करना होता है। जो जितने होमवर्क दें या डीपीपीज दें, जो भी या मेंटर्स का पैकेज होता है, बस वही सब करके और आज इतना अच्छा परसेंटाइल आ गया। तो बच्चों, तुम लोग के अच्छे परसेंटाइल आए हैं, है ना। बिहार बोर्ड वाले जो बच्चे कौन कौन हो भाई? तो तुम तीनों तो अब लग जाओ जेईई एडवांस में, और जो सीबीएसई बोर्ड के हैं, है ना, वो सब अब लगो पहले बोर्ड में। लेकिन जेईई एडवांस का टच नहीं छोड़ना है कि पूरा बोर्ड पे ही फोकस नहीं कर जाना है। ज़्यादा फोकस बोर्ड पे होगा, बोर्ड तक, लेकिन जेईई एडवांस की प्रैक्टिस चलती रहेगी। शेड्यूल तुम लोग को दिया हुआ है, बिहार बोर्ड का हमने अलग शेड्यूल बनाया है, सीबीएसई का अलग है। अपना अपना शेड्यूल फॉलो करो और ऐसे ही हिम्मत रखना है, और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग अच्छे से करोगे। तो ये जो अभी तुम्हारी परसेंटाइल है, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, दैट शुड मोटिवेट यू बट दैट शुड नॉट सैचुरेट यू, है ना। तो अब इसको आगे अच्छा करना है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा करते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू जी।